हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 8 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। जो पहली न्यूज़ आती है वो है हमारी गरबा से रिलेटेड। गरबा इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। ठीक है। एंड हम सब जानते हैं कि गरबा जो है गुजरात का कितना फेमस है। इट इज़ गुजरात्स मोस्ट पॉपुलर folk dance form. It is a dance form and it is ritualistic devotional dance that is performed on the occasion of the Hindu festival of Navratri, which is dedicated to the worship of the feminine energy. ये हम नवरात्रि के टाइम पे देखते हैं कि ये वाला डांस परफॉर्म किया जाता है एंड ये काफ़ी पॉपुलर है। इट इज़ डिवोशनल, इट इज़ रिचुअलिस्टिक और इसमें फेमिनिन एनर्जी को वर्शिप की जाती है। एंड जितने भी इसमें प्रैक्टिशनर्स वगैरह होते हैं, जो भी पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डांसर्स हो गए या म्यूजिशियंस हो गए, सोशल ग्रुप्स, क्राफ्ट्स पीपल, रिलीजियस फिगर्स, सभी बहुत ही अलग अलग सोशल ग्रुप से आते हैं। ये काफ़ी इंक्लूसिव आर्ट फॉर्म है। It is transmitted through practice and observation. It fosters equality by transcending socio-economic, gender, and religious structures. It promotes equality. कैसे हर सोशल ग्रुप के, हर तबके के लोगों को इसमें इंक्लूड करके। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डाइवर्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, thus strengthening social bonds. जब इतने सारे अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से आने वाले लोग सोशल गैदरिंग करके ये वाला डांस परफॉर्म करते हैं, इट स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। ये पूरे 9 दिन तक चलता है नवरात्रि का एंड ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है और आते समय के साथ ही काफ़ी फ्लरिश करता जा रहा है। हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो इसको बाहर इंटरनेशनली भी काफ़ी फेमस कर रहा है। Development is being seen as one that will boost tourism activities in India. अब ये जो इसको चूज़ किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए, इससे होगा यूँ कि गुजरात का टूरिज़्म काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी गुजरात को। एंड अब अगर गरबा के बारे में थोड़ा और जाने तो ये जो वर्ड है गरबा, ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड से आता है गर्भ यानी कि वूम्ब। ये पहले ट्रेडिशनली कैसे परफॉर्म किया जाता था, कुछ क्ले लैंटर्न्स होते थे जिसमें बीच में लाइट जलाते थे, दिया टाइप जलाते थे, गर्भदीप बोलते थे उसको, या फिर वोम लैम्प, जो कि लाइफ रिप्रेजेंट करता था और फीटस को रिप्रेजेंट करता था वोम के अंदर। और हम सब जानते हैं सर्कल्स में परफॉर्म किया जाता है। सर्कल्स क्या दर्शाते हैं, इट सिम्बलाइजेस द हिंदू व्यू ऑफ टाइम। अगर हिंदुज़म की बात करें तो वो टाइम को साइक्लिकल मानता है, साइक्लिकल चक्र की तरह। एंड एज दीज साइकिल्स ऑफ टाइम रिवॉल्व फ्रॉम बर्थ टू लाइफ टू डेथ एंड अगेन टू रीबर्थ, द गॉडेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये दर्शाता है कि भाई हम बर्थ लेंगे या जिएंगे या मरेंगे या वापस रीबर्थ लेंगे, लेकिन जो गॉडेस दुर्गा है वो कांस्टेंट है। ये बात है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा गरबा। इसके बाद आता है एनएमसी लोगों पे। इस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन। वो बॉडी है जो हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। तो अभी इनका जो लोगो है उसमें एक्चुअली पहले भी जो हमारी गॉड धन्वंतरी हैं उनकी इमेज थी उस लोगों में, लेकिन अभी क्या हुआ, कलरफुल इमेज लगा दी, जिससे बहुत क्लियर हो गया, लोगों को पता पड़ गया कि भाई धन्वंतरी, गॉड धन्वंतरी की उस लोगों में पिक है। अब ये है कौन, लॉर्ड धन्वंतरी। तो ये लॉर्ड विष्णु की इनकारनेशन मानी जाती है एंड इट इज़ नोन एज गॉड ऑफ आयुर्वेदा इन पुरानिक टेक्स्ट। ऐसा माना जाता है आयुर्वेद यहीं से आया था, इन्हीं से आया था। ये काफ़ी एक रेस्पेक्टेड प्लेस होल्ड करती हैं हमारे हिंदुइज्म में। और इतना ही नहीं, लोगों में जो पहले वर्ड इंडिया था उसकी जगह अब भारत लिख दिया गया है। तो कुछ लोग
कुछ लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोगो है वो सेक्युलर होना चाहिए, किसी एक रिलीजन को दर्शाना नहीं चाहिए। इसी की वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। अगर नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये एक्ट करता है एज इंडियाज टॉप रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, और इट इज़ कमिटेड टू अपहोल्डिंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स इन द हेल्थ केयर एजुकेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ensures the delivery of क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अक्रॉस द नेशन। ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले और प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं EIA। अब ये क्या होता है? ये होता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके नाम में समझ में आ रहा है एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका असेसमेंट। अब किस चीज़ का असेसमेंट करते हैं? तो प्रोजेक्ट्स का, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या किसी और तरीके की एक्टिविटी हो, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे रिलेटेड असेसमेंट। अब अभी क्या हुआ, जो 4 धाम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का, वो बताया जा रहा है कि वो काफ़ी वल्नरेबल एरिया में है, यानी कि हिली एरिया में है, तो वो काफ़ी सेफ़ नहीं माना जा रहा और कह जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे सही नहीं है। और इसमें जो भी सिलक्यारा टनल जो कोलैप्स हुई थी वो भी उसी का कहीं ना कहीं पार्ट है। लेकिन अभी यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि दिस प्रोजेक्ट डिड नॉट रिक्वायर एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि क्या होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स दैट कुड अकर फ्रॉम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़। सिंपल है, ये मैंने पहले बता ही दिया कि प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट होगा, ये एनालाइज किया जाता है। और हमारे इंडिया में जो EIA नोटिफिकेशन है वो इशू होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। इसमें प्रॉपर प्रोसेस है और रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर कंडक्टिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोसेस है। जैसे कैटेगरी A प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें एनवायरमेंटल अप्रूवल की ज़रूरत होती है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं होती। वही कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इट ऑल्सो गो थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसीजर। इस तरह से अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, सो ये बात थी। आसाम अकॉर्ड 1985, ये एक अग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था 1985 में। और ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? तो क्या हुआ था ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब पार्टीशन हुआ था, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान बना था, इंडिया बना था, और पाकिस्तान में भी 2 हिस्से अलग अलग थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो क्या हुआ ना कि आज़ादी के बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन होता था माइनॉरिटीज़ में, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हुआ था बांग्लादेश से। मतलब कि उस टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इस तरह से जो काफ़ी सारे माइग्रेशंस हुए, और स्पेशली जब 1971 का बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए जो वॉर हुआ था, उस टाइम भी काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है हमारे देश में एंटर हुए थे। तो जब ऐसा होने लगा तो आसाम के लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारी आइडेंटिटी को और हमारे कल्चर को अफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये लोग एजिटेट करने लगे कि ये गलत हो रहा है। इसके मध्य जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम और जो भी आसाम मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो साथ में आते हैं और एक अकॉर्ड साइन करते हैं। उस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक डेट फिक्स होती है 24 मार्च 1971, और इस डेट के मिडनाइट तक जितने लोग आए हैं वो तो ठीक है, उसके बाद जो आए हैं उनको इलीगल फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, इसका जो क्लॉज 6 था वो बात करता है कि भाई आसाम के कल्चर को, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को और हेरिटेज को सेव करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स दिए जाएंगे ताकि उनका कल्चर वगैरह प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन भाई ये तो ठीक है कि भाई हमने 24 मार्च 1971 डेट फिक्स कर दी, लेकिन ये होगा कैसे?
तो होगा कैसे, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 6(1). इसके अकॉर्डिंग ये बात हुई थी कि जो भी फॉरेन माइग्रेंट्स हैं असम में आए हैं फ्रॉम 1 जनवरी 1966 बट बिफोर 25 मार्च 1971, उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। और उनके बाद वाले जो हैं वो इलीगल फॉरेनर्स मान लिए जाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स मान लिए जाएंगे। सो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जाता है और इस सेक्शन 6A को जो सिटीजनशिप एक्ट का है उसको चैलेंज किया गया। कहा गया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि जब बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे देश में उनके लिए एक अलग डेट फिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो आसाम के लिए ये अलग से डेट फिक्स क्यों, ठीक है। सो इस वजह से ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। इट इज़ चैलेंज एज इट इस्टेब्लिश अ डिफरेंट कट ऑफ डेट फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन आसाम देन इन रेस्ट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल जो 6 की बात करते हैं उसमें साफ साफ डेट लिखी हुई है कि 19 जुलाई 1948 होगी कट ऑफ डेट, लेकिन असम अकॉर्ड के थ्रू और जो ये सेक्शन 6A ऐड किया गया सिटीजनशिप एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये डेट जो है डिफरेंट है आसाम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी माना जा रहा है, क्योंकि बाकी के जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उनमें भी इलीगल माइग्रेंट्स आए थे लेकिन उनके लिए अलग से डेट नहीं है फिक्स। तो ये वायलेशन माना जा रहा है आर्टिकल 14 का, और इससे ये भी बोला जा रहा है कि इससे तो आप कहीं ना कहीं लीगलाइज कर रहे हो इलीगल फॉरेनर्स को। सो ये इसी बात पे जो है सुनवाई चल रही है। अब देखो क्या जो है रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे आएगी जब भी आएगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तो जो मुद्दा है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। सो इतना ही था आज के लिए। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।